और वो भी मिसेस एसएस की क्लास में नहीं ले रही। हाँ बोलो। ले ले। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good evening. Good morning, children. How are you? मैम फाइन। ओके बच्चे, मैंने ग्रुप में आज आप लोगों का जो 10 चैप्टर पढ़ेंगे उसका भेजा है, तो somebody can share. कोई भी बच्चा उसको शेयर कर दो ग्रुप में, so that all can see the lesson. स्क्रीन से अपने शेयर कर दीजिए। यस, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो आज का हमारा जो चैप्टर है बेटा, ये आप जब क्लास 8 में जाएंगे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे दो नदियों के बीच में पुल जैसा होता है ना, तो वैसे ही क्लास 7 और 8 का जो हिस्ट्री का चैप्टर होगा, आपका फर्स्ट लेसन और ये जो लास्ट लेसन है, ये एक तरह से एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, 18th सेंचुरी में क्या क्या बदलाव हुए थे, आप क्लास 8 में फर्स्ट लेसन में आप पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से हमारे इंडिया में आई थी, उन्होंने कैसे ट्रेड शुरू किया। और ये जो चैप्टर है आपका बता रहा है कि किस तरीके से हमारे जो लास्ट एम्पायर थे, मुगल एम्पायर, वो ख़त्म हो गए थे 17 से 18 सेंचुरी के बीच में। तो लास्ट सेंचुरी में हमारे साथ क्या बदलाव हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे हमारे बीच में अपने ट्रेड शुरू करके उसको शुरुआत की और किस तरह से उन्होंने हमारे बीच में लड़ाई भी करी। तो एक तरह से ये लेसन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब आप 8th का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे तो इसी लेसन का कंटिन्यू है जो आप फर्स्ट लेसन में ही पढ़ेंगे, हिस्ट्री का चैप्टर। ठीक है, तो ये लेसन बच्चों बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से पढ़ना, और 8th में जब जाओगे तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? मेरी आवाज़ सबको क्लियर सुनाई दे रही है बेटा? स्क्रीन शेयर करिए। करण, हाँ बीच में डिस्टर्ब नहीं करो बेटे। मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही होगी क्लियर, जो मैंने अभी बोला? यस मैम। कि ये जो है आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। ठीक है, हिस्ट्री का है, लास्ट चैप्टर जरूर है, पर आपका फर्स्ट चैप्टर जो क्लास 8 का और ये लेसन जो मेरा है, ये ए पार्ट है। अब फर्स्ट और बी पार्ट पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे लेसन शुरुआत करते हैं। इफ यू लुक एट मैप 1 एंड 2, यहाँ पे दो मैप दिए गए हैं, मैप 1 एंड 2। तो मैप 1 में दिख रहे कि किस तरह से जो मुगल एम्परर था, कितनी ज़्यादा उसकी एम्पायर यहाँ फैला हुआ था, है ना। यहाँ पे बाउंड्रीज देखिए, अंदर जो है ये मालवा है, बड़ौदा है, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन जितने भी हैं सारे के सारे। मुगल एम्पायर को शो करे। और जो सेकंड पार्ट में आप दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पर कि किस तरह से ब्रिटिश जो है कॉलोनीज की जो है यहाँ पर आ गए। ये ऑरेंज जो आप देख रहे हो नॉर्दर्न साइड में, है ना। तो किस प्रकार से मुगल को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी का आना यहाँ पर हो गया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी सी कलकत्ता से और जितने भी सी साइड से ही हमारे बीच में ट्रेड पे आई थी। तो दोनों ही जो आपके मैप से ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी आएंगे या आ सकते हैं। तो इसको आप जब अपनी अभी कॉपी में मैं इसको होमवर्क भी दूंगी, तो ये मैप को आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है। यहाँ पे अब हम लेसन शुरू करते हैं और सभी बच्चे बहुत ध्यान से इस लेसन पढ़ना समझना। अगर कुछ डिफिकल्ट लगता है तो हम पढ़ेंगे। मेन जो कॉन्सेप्ट है बेटा इस लेसन का वो ये है कि मुगल एम्पायर जो कि हमारे लास्ट जो स्ट्रॉन्ग एम्पायर था जिनका, वो क्यों खत्म हो गया, किस तरीके से मुगल एम्पायर होने के बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश में अपने पैर फंसाए,
और किस तरह से उनका आना हुआ। मुगल एम्परर क्यों खत्म हुए? सबसे बड़े लास्ट एम्परर जो स्ट्रॉन्ग था वो था औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जो था मुगल एम्परर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद जो जितने उसके जो पीढ़ियाँ आई, जो नेक्स्ट एम्परर थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे और कहीं न कहीं जो अपनी रूलिंग पावर चलाने में वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे जैसे कि अकबर थे, हुमायूँ थे, है ना? इन लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्गली शाहजहाँ अपने एम्परर को बना के रखा। लेकिन जो बाद के मुगल एम्परर आए वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो उसका जो अ, मतलब कहना चाहिए बेनिफिट जो है उनके जो दूसरे दरबारी थे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थे। हमने पिछले दिनों पढ़ा था कि जो 6th में और 7th के भी पिछले हिस्ट्रीज़ में कि जो राजा थे वो अपने उन लोगों को जिनसे वो खुश हो जाते थे क्या करते थे ज़मीनें दान में दे देते थे। ज़मीन जब दान में देते थे तो वो अपनी तरीके से जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो इन रेवेन्यूज़ को कलेक्ट कर के कई मनसूबदार इतने ज़्यादा ऑफ़िशियल्स हो गए थे कि वो जो मुग़ल एम्परर थे, उनसे भी ज़्यादा उनको पावर मिली, लोगों का सपोर्ट मिला, तो उन्होंने उनके बिहाफ़ पे उनको सपोर्ट देना बंद कर दिया। जो रेवेन्यूज़ वो यूज़ करते थे, वो अपने बेनिफिट से यूज़ करने लगे। तो ये सब कारण भी जो है वो मुग़ल एम्परर को एक तरह से डिमोलिश करने का मेन कारण हुआ। तो मेन ये जो लेसन है पूरा मुग़ल एम्परर्स के ऊपर है। कौन-कौन यहाँ आए, राजपूत के साथ उनके साथ क्या हुआ कि पलासी का जो युद्ध हुआ था, युद्ध मतलब वॉर हुआ था, जो अंग्रेज़ों के साथ, तो किस तरीके से उन्होंने अंग्रेज़ों के ऊपर जीत गए, फिर अंग्रेज़ों ने किस तरीके से अपना यहाँ पे धीरे-धीरे पैर फँसाना शुरू करी, वो इस पूरे चैप्टर में आप पढ़ोगे। तो यहाँ पर एक्चुअली पूरा इसमें आप 1857 की जो एक रेवोल्यूशन मतलब क्रांति जो है, क्रांति मतलब जो मूवमेंट्स हुआ था अंग्रेज़ों को हटाने का, तो ठीक उससे 100 साल पहले 1787 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, 100 साल के बीच में क्या डिफरेंस हुआ और उससे पहले 1707 से लेकर 1787 तक जब मुगल होने के बाद फिर राजपूत जो लोग आए और सर्टेन ऐसे क्या-क्या चेंजेस हमारे देश में हुए, जिसकी वजह से जो एक तरह से बदलाव का समय हुआ। देखो आपने देख सिक्स आप जब 6th क्लास में थे बेटा तो आपने इसको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा। एंशिएंट मतलब शुरुआत में, कैसे हमारी सभ्यता शुरू हुई थी, कैसे लोग आए, कैसे-कैसे कुछ-कुछ मेटल्स की, फायर की, अलग-अलग तरीके से शुरुआत हुई। फिर 7th में आप उसको मिडल लेवल हिस्ट्री पढ़ते हैं। मिडल लेवल मतलब मुगल से लेके जितने भी पुराने राजा रजवाड़े आए से लेकर ब्रिटिश तक आप यहाँ पढ़ोगे कि किस तरह से बाहर के यूरोप अभी तक तो क्या हो रहा था बच्चों हमारे देश में अंदर जैसे साउथ के ये आपस में किंग्स लड़ रहे थे नॉर्थ के किंग्स आपस में लड़कर एक दूसरे के साथ जो बाउंड्रीज होते थे या किंगडम होते थे उसको लेने का शुरुआत की लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि बाहर से कोई ऐसे लोग आए है ना? जो हमारे देश में फ़ॉरेनर से, यूरोप से आए और उन्होंने हमारे देश को जीतने की कोशिश करी और फिर उन्होंने अपने तरीके से चेंज करना शुरू किया। इससे पहले क्या होता था बच्चों कि जो हमारे देश के राजा होते थे आपस में, जो भी राजा जीत कर आता थे, जैसे मुगल भी बाहर से आए वो यहाँ पर सेटल हो गए, है ना? यहाँ के रीति-रिवाज जैसे हमने अकबर के लिए पढ़ा था कि अकबर राजपूत के साथ उसने शादियाँ वगैरह की और राजपूत जो थे वो दूसरे किंग्स के साथ मिलके उनके किंगडम्स को लेते थे या उनकी लड़कियों से शादी कर लेते थे, तो इस तरह से हम फिर एम्पायर को बढ़ाते थे। तो ये कहीं न कहीं इंटरनल हमारे पूरे इंडिया में हो रहा था। लेकिन ये जो चैप्टर में आप पढ़ोगे कि इसमें जो लोग आए थे हमारे देश को या लेने के लिए वो दूसरे देश से आए और कहाँ से आए? यूरोप से आए और वो आकर उन्होंने यहाँ पर रहने के साथ-साथ इस देश को खोखला करना भी शुरू किया। जबकि दूसरे देश क्या करते थे दूसरे राजा क्या करते थे जब वो एक राजा को दूसरे राजा से जूझते थे तो उसके उसको अपने किंगडम में मिला लेते थे और उसको ज़्यादा डेवलप और ग्रोथ करने की कोशिश करते थे। क्योंकि उनको लगता था कि ये जिसको भी हमने जिस देश को या जिस स्टेट को जीता है उसको हम अपने अंदर मिला लेंगे, तो हमारी ताकत बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब यूरोपियंस हमारे देश में आए, तो इन्होंने इस देश को क्या किया? खोखला कर दिया। जैसे और भी कुछ-कुछ जैसे कि ईरान से आए, कुछ अफ़गानिस्तान से लोग आए, जिन्होंने हमारे देश में युद्ध किया, तो वो क्या करते थे, हमारे देश को खोखला करके, लूट के
चले जाते थे। तो सर्टेन आप यहाँ पर उन लोगों के बारे में पढ़ोगे कि मुगल के वीक होते ही हमारे देश में बाहर से कुछ जो थे रूलर आए और उन्होंने हमारे देश को किस तरह से एक तरह से खोखला करके उसको कमज़ोर करना शुरुआत इसी सेंचुरी में होना शुरू हो गया था, जिसको हमने बाद में पढ़ेंगे। आप 8th में पढ़ोगे पूरा आपका रेवोल्यूशन पढ़ोगे कि 18th सेंचुरी से लेकर हमारी इंडिपेंडेंस तक हमारा जब भारत स्वतंत्र हुआ, वो मॉडर्न हिस्ट्री को आप पढ़ोगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में पूरी तरीके से आप अपने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ोगे, रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ोगे, किस तरह से अंग्रेज़ों के साथ हमारी लड़ाई हुई, कौन लोग थे जिन्होंने इनको युद्ध किया। तो ये सारा फॉर्मेशन आप क्लास 8th में पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में। 9th में फिर आप फॉरेन मतलब बाहर की, जैसे फ्रांस हुआ, इन लोगों की हिस्ट्रीज़ पढ़ोगे कि वहाँ पर आपने क्या देखा। तो एक हिस्ट्री दूसरी हिस्ट्री के साथ कहीं न कहीं बेटा मिल के चल रहा है। इसलिए ये बेस है आपका ये लेसन, आपके 8th क्लास का दूसरे हिस्ट्रीज़ के साथ। ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। आई थिंक आपको मैंने जो थोड़ा-सा इम्पैक्ट बताया, थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट जो समझाया है इस लेसन का क्या है, इसको आप समझ में आ गया होगा। You will sometimes signify happening to the subcontinent during the first half of the 18th century। अब यहाँ पर देखो 2 मैप दिए हुए हैं 18वीं शताब्दी के लिए, है ना? कि 17 और 18 जो सेंचुरी शताब्दी है उनके बीच का जो हमारे मध्यकालीन हमारे भारत की जो महाद्वीप थे उनका क्या हाल था। नोटिस हाउ द बाउंड्रीज ऑफ द मुगल एम्पायर वर रीशेप्ड इन द emerge ऑफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम। अब देखो यहाँ पर आप फर्स्ट वाला जो है मैप आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुगल एम्पायर जो है वो कितना ज़्यादा फैला हुआ है ना हर जगह उसके। लेकिन अगर आप सेकंड मैप देखो, नीचे अगर पेज करें सेकंड वाले में, तो सेकंड मैप में उतना ही कम जो है मुगल एम्परर्स की आप डेंसिटी देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों के बीच में एक डिफरेंस बना करके बेस तैयार किया। अब कैसे है, बाय 1765 नोटिस हाउ अनदर पावर ऑफ ब्रिटिश had successfully grabbed major chunks of territory in East India। अब ये जो सेकंड पार्ट आप देख रहे हो मैप का, तो इसमें फर्स्ट वाले में देख रहे हैं आप मुगल। मुगल जो राजा हैं उनकी स्ट्रॉन्ग कितनी है डायनेस्टी, हमारे यहाँ पे डायनेस्टी सॉरी। और सेकंड मैप में आप देख रहे हैं कि यूरोप के जो यूरोपियन कंपनी आए हैं ब्रिटिश, उन्होंने हमारे देश के ऊपर अपनी ताकत लगाकर सारी मेजर जो सिटीज थी उसके ऊपर अपना ईस्टर्न अपनी टेरिटरी उसको अपने अधिकार में कर लिया। तो ये 2 मैप्स जो हैं ये एक चेंजेस को दिखा रहे हैं। पहला वाला जो है वो चेंज ये दिखा रहा है कि मुगलों ने हमारे बीच में आकर अपने ही राज्यों को स्ट्रॉन्ग कर दिया और कहीं न कहीं उन्होंने डेवलप किया। सेकंड वाले में ये शो कर रहे हैं कि बाहर से जब कंपनी आई तो उन्होंने हमारे देश को कहीं न कहीं खोखला कर दिया, सबको डिवाइड कर दिया। In this chapter, we will read about the emergence of new political group of the subcontinent during the first half of the अच्छा ये तो छोड़ दो। रफली फ्रॉम 1700 से औरंगजेब डाइड। अब ये जो सारा बदलाव हुआ था बच्चों, शुरुआत हुई थी 1707 में। अगर हम फर्स्ट वाले में देखें तो फर्स्ट वाला जो मैप है वो एक्चुअली ये दिखा रहा है कि 1707 तक कितना मुगल एम्परर स्ट्रांग था। लेकिन जैसे ही लास्ट एम्परर जो था मुगल का जो बहुत स्ट्रांग था, देखो लास्ट एम्परर जो था वो एक्चुअली तो आप क्लास 8 में पढ़ोगे, वो था बहादुर शाह जफर। लेकिन वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग न था तो वो भी मुगल, लेकिन स्ट्रांग नहीं था। लेकिन जो स्ट्रांग राजा था वो था औरंगजेब, जिसके डेथ होने के बाद 1707 में, और जो 1761 में बैटल हुई थी पानीपत की ब्रिटिशर्स के बीच में। तो इनके बीच में हमारे देश का क्या हाल था, कैसे चेंजेस आए, यही कुछ आप इस लेसन में पढ़ोगे। 1707 से 1761 तक के पीरियड की अभी आप हिस्ट्री में उसमें पढ़ेंगे, और इसके बाद का जो है वो 8th में आप पढ़ेंगे 17 आगे का। ठीक है। द क्राइसिस ऑफ एम्पायर एंड द लेटेस्ट मुगल। क्राइसिस मतलब कम होना, एम्पायर। जब कोई राजा कमज़ोर होता है तो नेचुरली उसके साथ के जो किंगडम होते हैं उसके हाथ से निकल जाते हैं। हाँ, और बाद में जो उसके वंशज होते हैं जैसे राजकुमार हो गया, अगर वो भी अच्छा सक्षम नहीं है, पावरफुल नहीं है अपने पिता के जैसे, तो डेफ़िनेटली उसके जो किंगडम्स है वो हाथ से निकल जाएँगे। उनके खुद के अगर कोई स्ट्रॉन्ग कोर्टियर हुआ या उनके सबॉर्डिनेट हुए,
तो वो क्या करते हैं, उन सारे किंगडम्स को ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे हुआ, क्राइसिस ऑफ एम्पायर। क्राइसिस मतलब कहीं ना कहीं कम होता हुआ एम्पायर मुगल का। और लेटर मुगल्स, वो लेटर मुगल्स मतलब जो वंशज बाद के हुए, औरंगजेब के बेटे और उनके बाद के जो लोग आए मुगल में, उनका क्या हाल था, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी चैप्टर 4 में आपने पढ़ा था कि मुगल एम्परर रीच द हाईएस्ट ऑफ देयर सक्सेस एंड स्टार्टेड फेसिंग अ वैरायटी ऑफ क्राइसिस टुवर्ड द क्रॉसिंग ईयर्स ऑफ द 17th सेंचुरी। आपने चैप्टर 4 में देखा था कि मुगल एम्पायर पूरे अपने जोश में था, अपनी सुंदरता में था, अपनी एम्पायर को, अपनी स्ट्रॉन्ग, अपनी पावर्स को बढ़ाने में कितना उन्होंने वो किया, ये आप चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। और 17th सेंचुरी में आते आते उनकी ये जो सारा जो जोश था, जो उनका कुमार था, जो अपनी एक बादशाहत बना के रखी थी, है ना, तो वो जो है 17th सेंचुरी में खत्म हो गई, आते आते डाउन होने लगा। देयर वॉज कॉजिंग बाय नंबर ऑफ फैक्टर। अब इसके बहुत से कारण थे कि क्यों इतना बड़ा राज्य जो था, साम्राज्य जो 4-5 पीढ़ियों से चलता आ रहा था, जिसके आज हम देखो बच्चों, मुगल फ्रेंड्स की बहुत अच्छे उन्होंने बनाए, जैसे कुतुब मीनार देख सकते हो, है ना, ताजमहल देख सकते हो, रेड फोर्ट देख सकते हो, ये सारे किन्होंने बनाए, मुगल एम्परर्स ने बनाए, जिन्होंने कहीं ना कहीं आज भी हम इतने साल, हजारों साल हुए, लेकिन फिर भी हम उनकी बनाई हुई चीजों एंजॉय करते हैं, उनकी प्रॉस्पेरिटी को देखते हैं, उनकी पावर को देखते हैं। तो ये जो है एम्पायर है, उनकी प्रॉपर्टी कैसे डाउन हो गई, उसके बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे कारण थे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से कारण थे। Emperor Aurangzeb had adopted the military and financial resources of his empire by fighting a long war in the Dutch। सबसे पहले था कि भाई एम्परर जो था औरंगजेब का, उसकी मिलिट्री जो थी और फाइनेंशियल जो रिसोर्स उसको मिलता था, वो दक्कन के उसमें लड़ करके उनको क्या मिलता था, मिलिट्री को संभालने के जिन जिन पार्ट्स में वो जीता, वहाँ से उसमें कर लेता था, जो कि उसकी मिलिट्री को कहीं ना कहीं हाईलाइट करती थी, स्ट्रॉन्ग करती थी। अंडर सक्सेस द एफिशिएंसी ऑफ द इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन। लेकिन क्या हुआ, जिस तरह से मुगल एम्परर बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसने औरंगजेब ने क्या किया, मिलिट्री को भी स्ट्रॉन्ग रखा, अपने रिसोर्स जो फाइनेंस रिसोर्स थे वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू कर लेता था, जहाँ जहाँ उसने जीता उन लोगों से बहुत स्ट्रांगली और बहुत ज़्यादा कर लिया जाता था उनसे। तो उन करों से वो क्या करता था, अपने राज्यों को भी स्ट्रॉन्ग रखता था। लेकिन उसके बाद के जो लोग आए सक्सेसर, मतलब उसके वंशज जो आए, वो उतने ही ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में कमज़ोर थे। अपनी जो पकड़ थी औरंगज़ेब की, अपना दादा परदादा जैसे उन्होंने नहीं रखा, पिता के जैसे नहीं रखा। कि इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द लेटर मुगल एम्परर टू कीप अ चेक ऑफ देयर पावरफुल मनसबदार। अब इसका मनसबदार वो लोग होते थे, जैसे हमने पढ़ा था ना कि जिनको राजा खुश होकर क्या एक तो बहुत पावरफुल होते थे मनी से भी और मिलिट्री से भी, उनकी खुद की अपनी कुछ कुछ टुकड़ियां होती थी जो अपने आप रखते थे। तो जब नेचुरली राजा कमजोर होगा, तो ये जिनके पास खुद की मिलिट्री हो, जिनके पास खुद का फाइनेंस रेवेन्यू स्ट्रांग हो, तो वो क्या करते थे, उन लोगों को दबाने की कोशिश करते थे। वो उन मुगल एम्परर्स को, जो वीक होते थे, जो ठीक से अपने जो किंगडम था उसको रख रखा या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे, वो उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करते थे। ठीक है। नोबल्स अपॉइंटेड एज गवर्नर, सूबेदार often control the offices of revenue and military administration, दीवानी एंड फौजदारी एज वेल। तो ये जो गवर्नर होते थे, जो राजा के द्वारा नियुक्त होते थे अधिकारी, ये बाद में जब देखते थे हमारा राजा तो बड़ा कमजोर है किसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ठाक नहीं रखा है, तो वो क्या करते थे, खुद के अपने ऑफिस में जो रेवेन्यू लेते थे, जिनसे कर लिया जाता था, और जहाँ पे मिलिट्री यानी कि जो सैनिक या हथियार वगैरह जो कुछ भी आती थी, उनके ऊपर धीरे धीरे कब्जा करने लगे। उनके एडमिनिस्ट्रेशन को दीवानी और फौजदारी, दीवानी मतलब जो रेवेन्यू से रिलेटेड, फौजदारी जो मिलिट्री से रिलेटेड होते थे, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उन्होंने अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, अगर राजा कमजोर होगा तो दूसरे तो घर के और उनके जो वंशज है वो भी कमजोर होंगे, तो बाहर जो दरबारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो उसका बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे, और यही होने लगा था। This gave an extraordinary political, economic and military power over vast region of the Mughal Empire। अब ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, जो पॉलिटिकल यानी राजनीतिक है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल है, पॉलिटिकल पावर्स जो है,
वो एम्परर जो उसकी जो फैली हुई थी वो धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर जो था वो औरंगज़ेब ने लगा के रखा था। मतलब साधारण जनता अगर आपके क्या बोलते हैं खेती-किसानी नहीं हो रही लेकिन फिर भी आपको कर देना है, तो आम जनता भी परेशान। उसके बाद जो उनके वंशज आए उन्होंने भी बिना सोचे-समझे उसी कर को आगे लगातार आगे बढ़ाने की सोचा। तो कहीं न कहीं जनता के बीच में या दूसरे लोगों के बीच में एक तरह से उनको क्योंकि उनके किंगडम्स के जो रूलर होते थे वो वीक होते थे, तो वो उनके अगेंस्ट में होने लगे। इसका फ़ायदा उनके सबॉर्डिनेट जो गवर्नर्स होते थे उनको मिला और वो भी उनको कहीं न कहीं पावर देने लगा। एज़ द गवर्नर consolidate their control over the provenance, periodic dimension of revenue in the capital decline। और ये भी एक कारण था कि बहुत ज़्यादा कर लेने के कारण लोग जो थे अब इन रूलर्स के अंडर में नहीं रहना चाहते थे। जो रेवेन्यू चाहे वो उनके जो गवर्नर्स होते थे उनसे भी राजा लेता था। तो अब राजा तो हो गया वीक, अब तो किस तरीके से माँगे? जब अगर कमज़ोर राजा है और उसके जो नीचे के ऑफ़िसर्स अगर स्ट्रॉन्ग है पॉलिटिकली, मिलिट्रिकल और फाइनेंशियल, तो वो उनसे अपने क्या कहते हैं जो रेवेन्यू वो ले नहीं पाता था। जिसकी वज़ह से धीरे-धीरे जो मुगल एम्पायर है वो क्या होने लगा? एम्पायर कमज़ोर होने लगा। Peasant and zamindari rebellion in many parts of northern and western India added to their problems। अब क्या हुआ कि जो किसान थे, जो ज़मींदार जो थे, वो कहीं न कहीं ज़्यादा रेवेन्यू होने के कारण वो इनके चंगुल से बाहर निकलने के लिए सोचने लगे। भई जहाँ पे जो सूबेदार हैं या जो ऑफ़िसर्स हैं, उनको जो भी ज़मीनें दी गई हैं, तो वहाँ पे उनको जो पीज़ेंट्स हैं, जो खेती-किसानी कर रहे हैं, जो ज़मींदार हैं, जिन लैंड को तो वो उनसे अपनी मनमानी से जो रेवेन्यू लेते थे। तो इनके लिए वो एक तरह से बगावत करने लगे। वो उनको भई आप हमसे इतना क्यों ले रहे हो? तो ये भी एक तरीके से कहीं न कहीं एक रेवेन्यू के कारण या पॉलिटिकल अपने इकोनॉमिकली पावर दिखाने के कारण भी ये जो सूबेदार थे, ये कहीं न कहीं वीक कर रहे थे मुगल एम्पायर को। These revolts were sometimes caused by the pressure of morning taxes। ये जो बगावत होती थी किसानों की, ज़मींदारों की, जो गवर्नर्स अपॉइंटेड होते थे मुगल के में, उनको ये ऐड कर रहे थे प्रेशर। ये कई बार इसका एक बहुत बड़ा प्रेशर भी होता था जो मुगल एम्परर को कहीं न कहीं इंटरनल वीक कर रहा था, ठीक है? In other times they were attempted to powerful chieftains to consolidate their own position। कई बार तो ऐसा होता था कि ये जो एम्परर की तरफ से गवर्नर्स अपॉइंट की जाती थी, ये खुद ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग एज़ अ रूलर शो कर देते थे, है ना? कि हम अपनी पोजीशन हमारी स्ट्रॉन्ग है, ये जो अपॉइंटेड है, जो हमारा मुगल एम्परर है, इसको हम नहीं सुनते, तुमको हमारी सुनना पड़ेगा, हमारी के अनुसार चलना पड़ेगा। तो उसकी वजह से जो साधारण जो किसान होते थे, ज़मींदार हो गए, उनके अंदर एक तरह से अनसैटिस्फैक्शन हुआ है या अपने रेवेन्यू को जो ये मुँह माँगा माँगते थे, इसकी वजह से भी कहीं न कहीं मुगल जो है एम्परर वीक होने लगे, क्योंकि उसके अंडर के जितने सबॉर्डिनेट्स थे, वो मनमानी करने लगे थे। मुगल अथॉरिटी हैव बीन चैलेंज्ड बाय द रिबेलियन ग्रुप्स ऑफ द पास्ट एज़ वेल। इससे पहले भी बहुत सारे जो मुगल अथॉरिटीज़ हैं, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। छोटे-छोटे ग्रुप्स जो आते थे, है ना? वो कहीं न कहीं उनके साथ एक तरह से अपनी जैसे कहते हैं ना बगावत कर लेते थे। अपनी मर्ज़ी चलाने की कोशिश करते थे, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होते थे वो दबा देते थे। लेकिन अब जो वीक है, जो मुगल्स के जो वंशज है, वो बहुत ज़्यादा वीक होने के कारण वो उनके लिए चैलेंज हो गया कैसे दबाएँ? But these groups were not able to seize the economic uh, resources of the region to consolidate their position। अब क्योंकि वो खुद भी इकोनॉमिकली वीक थे, तो ज़्यादातर ये जो दंगे होते थे, जो बगावत होती थी, वो उनको बिल्कुल भी दबा नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि उसके जो नीचे के जो ऑफिसर्स थे, वो कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहे थे इस रिबेलियन को। क्यों? क्योंकि वो अपने अधिकार में उन लोगों को ले रखा था। जो टैक्सेस लेते थे, वो डायरेक्ट अब कौन लेने लगे थे? ऑफिसर्स लेने लगे थे, सूबेदार लेने लगे थे। जो मुगल एम्परर को मिलना चाहिए था वो खुद रखने लगे तो कहीं न कहीं एक तरह से उनको वीक करने की बात हो पोज़ीशन हो गई। The Mughal emperor after Aurangzeb were unable to arrest the gradual shifting of political and economical authority in the hands of provincial
गवर्नर लोकल सिस्टम एंड अदर ग्रुप। इस तरह से जो मुगल एम्परर हुए थे औरंगजेब के बाद, वो पूरी तरीके से नाकामयाब हुआ है। राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, जो ये अथॉरिटीज मिल रही थी, प्रोवेनेंस, जो रजवाड़े जो थे, है ना, जिनके पास खुद की ताकत थी, खुद की मिलिट्री थी, खुद के अपने सोशल पॉलिटिकल करके चल रहे थे, उन नेताओं के ऊपर अब उनका कंट्रोल जो था, उन ग्रुप्स के ऊपर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, ना के बराबर हो गया था। तो एक तरह से मुगल एम्परर का वीक और खत्म होने के एक तरह से दिखना शुरू हो गया था कि ज़्यादा दिन, ज़्यादा समय तक मुगल जो है वो नहीं रह पाएंगे। In the midst of this economic and political crisis, the ruler of Iran, Nadir Shah, sacked and plugged the city of Delhi in 1837 and took away immense of amount of wealth. अब ये सारी बातें हो ही रही थी, है ना। मुगल खुद अपने आप से, खुद अपने जो अंदर ऑफिसर्स थे उनसे लड़ रहा था। हाँ, कभी वो पीजेंट्स उनके बगावत कर रहे थे, कभी जमींदार लोग बगावत कर रहे थे। ये सारे अंदर ही अंदर जो सारे रॉयट्स चल ही रहे थे, उसी समय क्या हुआ, एक बड़ा धमाका हो गया। नादिर शाह जो था, ईरान का जो रूलर था, उसने 1739 पे इंडिया के ऊपर क्या कर दिया, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। अब क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला उसको। क्या किया उसने, उसने 1737 में आया और उसने बहुत बड़ी पैसे से लूटपाट, अच्छे खजाने, जो भी चीज था वो भर कर लूट करके चला गया। दिस इन्वेंशन वॉज फॉलोड बाई अ सीरीज ऑफ plundering raids by the Afghan ruler Ahmad Shah Abdali, who invaded North India 5 times between 1748 and 1761. अब देखो, एक ने शुरू किया, जाहिर सी बात है सारी जगह बात फैल गई कि भाई भारत में जो है अब तो कोई अच्छा शासक नहीं है, जब चाहो उसको लूट सकते हो। तो इसी बात को देखते हुए अफगान का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो है आपका कि 1739 में हु केम टू, किस रूलर ने हमारे देश पर आक्रमण किया था, और 1748 से लेकर 1761 तक किस रूलर ने 5 टाइम्स जो है वो इंडिया के ऊपर अटैक किया था, वॉर लड़ा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये इसको मार्क कर लीजिएगा। जब नादिर शाह ईरान से आया, वो दिल्ली में अगर उसने लूट लिया, उसके बाद ठीक 1748 में अफगान का एक रूलर आया, अहमद शाह अब्दाली। उसने भी 5 बार हमारे भारत देश पर, मुगल एम्परर जब थे उस बीच उसने आक्रमण किया, और 5 बार वो पूरी बार हमारे देश को लूट करके ले गया। मतलब इतना ज़्यादा हमारा देश वीक हो चुके थे यहाँ के मुगल एम्परर कि वो देश की हिफाजत नहीं कर सके। और ये शाह अब्दाली जो था, अहमद शाह अब्दाली, 5 बार आया और 5वें बार उसने जैसे कहते हैं ना, भर भर के लूट के चला गया, खोखला करके गया वो। Already under severe pressure from all sides, Akbar was weakened by competition among different groups of nobles. अब ये बाहर से भी आक्रमण हो रहा था, अंदर से भी जो नोबल्स थे, दरबारी थे, है ना, जो ऑफिसर्स थे, उनके साथ भी आपस में कंपटीशन हो रहा था। मतलब एक जो सूबेदार था दूसरे सूबेदार से कंपटीशन होने लगा, अपने अपने जो जो इलाके उनको मिले थे, वो अपने इलाकों को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए दूसरे जो सूबेदार थे उनके भी साथ आपस में झगड़े लड़ाई होने लगे, है ना। तो इनकी वजह से भी जो देश था वो कहीं न कहीं वीक होता जा रहा था। अब ये जो सूबेदार के जो नोबल्स के ग्रुप थे वो भी 2 में डिवाइड हो गए। दे वर डिवाइडेड इंटू 2 मेजर ग्रुप्स और फंक्शन, द इरानीज़ एंड तुर्किश नोबल्स। अब जो मुगल्स के समय में 2 दरबारियों में या 2 नोबल्स में जो था वो डिवाइड हो गया। एक जो ईरान के लोग थे, एक जो तुर्किश लोग थे। For a long time, the later Mughal empire were puppets in the hands of either one or the other of these two powerful. बाद में तो इतना बुरा हाल हो गया मुगल एम्परर्स का कि बजाय राजा उनको कंट्रोल करे, ये 2 ग्रुप राजा को कंट्रोल करने लगे। और राजा जो मुगल एम्परर था, महाराज जो था, राजा जो था, वो भाई इनके हाथ की कठपुतली हो गया, जैसा चाहे वो उनको नचा रहा था, नचा रहे थे, है ना। क्योंकि इनके पावर्स क्या थी, पावर थी, पॉलिटिकल पावर थी, इकोनॉमिक पावर थी, मिलिट्री पावर थी। ये कहीं ना कहीं एम्परर को अपने तरीके से सपोर्ट करते, और बदले में जैसा चाहे वो मुगल एम्परर को एज अ पपेट उसको नचाते थे। तो इन 2 ग्रुप्स की ताकत के कारण भी जो मुगल
एम्पायर था वो वीक होने लगा, एम्परर की जो पावर थी कम हो गई। ठीक है, तो the worst possible humiliation came when two Mughal emperors Farooq Ayyar and the Alamgir were assassinated, and two other Ahmad Shah and Shah Alam II were blinded by their nobles. इस सबसे ज्यादा दुखद घटना ये हुई कि जो दो एम्परर थे उनको फारूक सैयद और आलमगीर टू, इनके खुद के दरबारियों ने, खुद के जो इनके लोग थे, उन्होंने इनको फांसी की सजा दे दी। और दूसरे जो थे आलम अहमद शाह, जो ये भी एम्परर थे मुगल के, शाह आलम टू, तो इनको क्या करती है, इन्हीं के जो दरबारी थे, जो पावरफुल, जो इनके अधीनस्थ काम करने वाले जो सूबेदार थे, इन्होंने इन दोनों को अंधा कर दिया। सोचिए इतनी बुरी है कि राजा को उनके ही कर्मचारी मिलकर अंधा कर रहे हैं और फांसी पे लटका रहे हैं। इतने ज्यादा ये मुगल एम्प्रेस की जो पोजीशन थी वो डाउन हो चुकी थी। ठीक है, आई होप ये अभी तक का जो इतना हमने पैराग्राफ पढ़ा है ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर टोटली आप मुगल एम्प्रेस जो लास्ट एम्पायर था हमारे देश का, उससे रिलेटेड आप पढ़ेंगे। फिर किस तरीके से आगे चलते जाएंगे तो किस तरह से और बदलाव होते गए, कौन कौन से युद्ध हुए थे, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी को कोई अगर डाउट है तब हम, हालांकि ये लेसन काफ़ी लंबा है, आई थिंक 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा सैटरडे तक। और फिर उसके बाद जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के जो अगर बचे हुए हैं लेसन, इसको हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। लंबा लेसन ज़रूर है, लेकिन इसको हम आराम आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए। इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट, किस तरह से नए स्टेट जो है वो आकर बनने लगे, नए नए स्टेट अपने आप निकल कर आए मुगल एम्परर के ना रहते हुए, तो वो भी कल हम सेट इसको पढ़ेंगे। अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया इसमें कोई अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी का चैप्टर आप पढ़ेंगे घर में और उसी अनुसार आप तैयार करेंगे। कल हम आगे का उसको चैप्टर को लेंगे। ये क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है? यस मैम। किसी को कोई डाउट है तो बच्चों पूछ सकते हैं आप लोग। बाकी हम इससे कल 2 पैराग्राफ लेंगे, इसमें हम इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट पढ़ेंगे, द ओल्ड मुगल प्रोविडेंस पढ़ेंगे, जिसमें हम हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे, अवध के बारे में पढ़ेंगे और बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। टुकड़ों में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इस तरह से 3 दिन में हम ये लेसन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत लंबा ज़रूर है, लेकिन आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि 8th का जो फर्स्ट लेसन है वो इसी का सेकंड पार्ट है। उसमें भी हैदराबाद, अवध है, बंगाल से रिलेटेड आप उसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने अपना होमवर्क वगैरह कर लिया है बच्चों, मेरे को मैंने बोला था कि आप लोग मुझे अपना होमवर्क सेंड करेंगे, तो इतनी सुस्ती क्यों कर रहे हैं? मुझे पता होना चाहिए ना कि आप लोगों ने कौन कौन से होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। सपोज आपके पास नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे पर्सनल अकाउंट उसमें व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको आंसर भेज दूंगी अगर आपको आज नहीं मिले इस चैप्टर के। बट ट्राई टू कंप्लीट योर ऑल क्वेश्चन आंसर फ्रॉम योर प्रीवियस चैप्टर जितने भी आपने पढ़े हैं आपका हाफ ईयरली के बाद और हाफ ईयरली से पहले भी, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं, एनुअल एग्जाम में आपके हाफ ईयरली से पहले और बाद के दोनों चैप्टर्स आएंगे। तो कोशिश करिए जितने भी आपने लेसन पढ़े हैं तीनों बुक्स के, उसके होमवर्क आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है, आंसर नहीं मिला है, इनकम्प्लीट वर्क है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आंसर भेज दूंगी। बट ट्राई टू कंप्लीट योर वर्क। इज इट यस क्लियर? मैम। यस मैम।
और आप मेरे को कल या फिर पर्सनल मेरे जो नंबर है आप उसमें मेरे को व्हाट्सएप पे भेज कर अपना होमवर्क चेक करवा सकते हैं। जैसे आज मेरे पास आया है करण का 2-2 भाई ने दिया है, पुराने आप लोग मुझसे चेक करवा सकते हैं।